जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर कल क्लास का गैप हुआ था तो कल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्लास के एंड में वन लाइनर के तौर पर आपको कवर करवाए गए हैं। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? आपके ऑप्शन है ए पीएफसी, बी आरबीआई, सी एफपीसी और डी वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों याद रखें, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पीएफसी द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों अग्रणी बिजली क्षेत्र एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। तो याद रखें दोस्तों, यह यूरो ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया गया है यह भारत की तरफ से जारी किया जाने वाला पहला ग्रीन बॉन्ड है। यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार यूरो जारी करने वाला भी है। जारी करने के साथ पीएफसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय धन उगाहने के लिए यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश किया है। तो दोस्तों याद रखना है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नजर डालेंगे दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.एस. ढिल्लन है। याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 17 सितंबर और डी 18 सितंबर। तो दोस्तों याद रखें, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। यह दिवस रोगियों, परिवारों, देखभाल करने वालों, समुदायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और नीति निर्माताओं को रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक साथ लाता है। तो दोस्तों रोगियों की सुरक्षा के लिए, उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उनके स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए यह रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2021 WPSD मतलब वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की थीम क्या है? याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है थीम को याद रखना, क्योंकि थीम पूछी जाती है। तो सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, मतलब सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, इसकी थीम है 2021 की WPSD की, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की। इसे 25 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनाया गया था। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा कौन सी थी? 72वीं, और तारीख थी 25 मई 2019 जब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को अपनाया गया। मतलब पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2019 में 17 दिसंबर को मनाया गया और यह तीसरा संस्करण था या तीसरी बार मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए धर्मेंद्र धाकड़, बी रमेश भगत, सी शिवलाल सहाय और डी मनोज सिन्हा। तो दोस्तों याद रखें, वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया है। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी, वन ग्राम पंचायत वन डीआईजीआई पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है। मिशन को जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों याद रखें दोस्तों कि सबसे मैंने लॉन्चिंग होती है कि लॉन्च कहां किया गया है, तो कहां? जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर में लॉन्च किया गया है। उन्होंने रेखांकित किया कि डीजी पे सखी ने यूटी के स्वयं सहायता समूह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वित्तीय समावेशन की शुरुआत की है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी अधिक पारदर्शिता के साथ बहुत आवश्यक वित्तीय प्रवेश बिंदु बन गए हैं। तो दोस्तों यह
यह छोटे बड़े गांवों को आपस में जोड़ेगा और एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी का लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो मनोज सिन्हा द्वारा की गई है। आपको याद रखना है। यह कौन है? तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और इसकी लॉन्च कहां हुआ है? मेनली लॉन्च कहां? तो जम्मू और कश्मीर के उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर में किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी नासा और डी स्पेसएक्स। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखें, इसका क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि कितने लोगों को लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है 4 लोगों को। स्पेसएक्स की पहली पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली यात्रा में 2 प्रतियोगिता विजेता, एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के साथ साथ एक अन्य व्यक्ति शामिल है। 4 लोग कौन कौन है? तो 2 प्रतियोगिता विजेता हैं, एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता हैं, साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी है। यह अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे महत्वाकांक्षी छलांग है। यह पहली बार था जब किसी भी रॉकेट को सभी शौकिया चालक दल के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों एक अमेटर क्रू के साथ अगर कभी पहली बार किसी रॉकेट को लॉन्च किया गया है। वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में 160 किलोमीटर अधिक ऊंचाई पर असामान्य रूप से उच्च कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। नजर डालेंगे दोस्तों स्पेसएक्स की तरफ, तो स्पेसएक्स के संस्थापक तथा सीईओ एलोन मस्क हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को की गई थी तथा मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है स्पेसएक्स का। दोस्तों स्थापना बहुत अच्छे से याद रखें 2002, तथा इसके अभी वर्तमान संस्थापक और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो एलोन मस्क। साथ ही याद रखें दोस्तों एलोन मस्क हैं जो यह विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, पेप्सिको ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है। दोस्तों पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में 814 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कोशी कला खाद्य संयंत्र का संचालन शुरू किया है। कहां दोस्तों? मथुरा में कोशी कला खाद्य संयंत्र का संचालन शुरू किया गया है। यह देश में विनिर्माण को लेकर उसका सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड निवेश है। नजर डालें पेप्सिको की तरफ, तो पेप्सिको की स्थापना 1965 में हुई थी। पेप्सिको का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ रेमन लागोर्ता हैं। दोस्तों याद रखें, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1965 तथा अध्यक्ष और सीईओ रेमन लागोर्ता। नजर डालेंगे अब उत्तर प्रदेश की तरफ, तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यह भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा अगर देखें तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, 8 राज्यों से। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा करता है। साथ ही यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे हम ऐसे ही अन्य तथ्य उत्तर प्रदेश से देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, और उत्तर प्रदेश से जुड़ा सारा स्टैटिक जीके एक ही बार में कवर करेंगे। देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा बड़ा राज्य है। इसकी अब सीमा देखें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से, राजकीय सीमा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश 8 राज्यों तथा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। और साथ ही यह भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला प्रदेश है। याद रखना है दोस्तों, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है जिसमें 403 सदस्य हैं। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कैमूर राष्ट्रीय उद्यान का कुछ पार्ट बिहार में भी देखने को मिलता है, कुछ उत्तर प्रदेश में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसे दोनों जगह पढ़ना पड़ता है। उच्च न्यायालय देखें अगर उत्तर प्रदेश का, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। याद रखना दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें प्रमुख, तो रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लिंगानुपात देखें अगर, तो 1000 लड़कों पर 908 लड़कियां, वैसे इसको लिंगानुपात को ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखें, तो 1000 लड़कों पर 908 लड़कियां यहाँ का लिंगानुपात है। जबकि साक्षरता यहाँ की, तो कुल साक्षरता
साक्षरता 69.72% मतलब 69.72% है। और यहाँ की अगर स्त्री साक्षरता देखें तो 59.26% और पुरुष साक्षरता 79.24%। लगभग देखेंगे दोस्तों तो 20% का फर्क है स्त्री और पुरुष की साक्षरता में। उत्तर प्रदेश में आगे उत्पादन देखें अगर तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्की और आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है। दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश में किसका? गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्की और आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है। साथ ही याद रखें दोस्तों चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक, चावल का दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखें। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जिसे काशी भी कहा जाता है, को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सा शहर है? वाराणसी। आगे उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेडियम देखें अगर तो ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि क्रिकेट मैचेस के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए फेमस है, कहां है? कानपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स फैजाबाद, जिसका नया नाम अब अयोध्या है। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में बना फार्मूला वन दौड़ का परिपथ है। तो दोस्तों फार्मूला वन दौड़ का परिपथ या रास्ते का लूप कहां पर बना है? भारत में और नोएडा में। और कौन सा? बुद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपथ है इसका नाम है। दोस्तों यहां का एक और स्टेडियम है तो ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि सीतापुर में स्थित है। अब यहां के हम प्रमुख पर्यटक स्थल पर नजर डालें तो ताजमहल आगरा में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, सारनाथ मंदिर वाराणसी में, भारत माता मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर याद रखना दोस्तों पूछा गया है कई बार, काशी विश्वनाथ मंदिर भी कई बार पूछा गया है, और सारनाथ पूछा जाता है कहां है? तो वाराणसी के निकट है। भारत माता मंदिर, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय दोनों कहां है? वाराणसी में। ताजमहल आगरा में और काशी विश्वनाथ मंदिर भी वाराणसी में। आगे अगर देखें हम पर्यटक स्थल में तो झांसी, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध भूमि है। याद रखें दोस्तों यह जन्म भूमि नहीं है, इनकी युद्ध भूमि है और ससुराल था इनका झांसी में। आगरा है दोस्तों आगे तो आगरा में 3 हेरिटेज स्थलों का शहर है, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शामिल है। दोस्तों तीनों कहां पर हैं? आगरा में, और यह तीनों हेरिटेज स्थल हैं। आगे देखें दोस्तों सारनाथ, तो यहां गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म पढ़ाया। भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहां दिए? सारनाथ में, और यह कहां? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सारनाथ अभी आपको बताया था कहां? वाराणसी के निकट स्थित है। आखिरी देखें दोस्तों तो हस्तिनापुर यहां का एक प्रमुख स्थल है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है क्योंकि माना जाता है कि यह कौरवों की राजधानी थी। दोस्तों याद रखें कौरवों की राजधानी थी महाभारत काल में हस्तिनापुर, तथा 3 जैन तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ की जन्मभूमि है। तो दोस्तों 3 तीर्थंकर की जन्मभूमि है, कौरवों की राजधानी रही है हस्तिनापुर, इसलिए हस्तिनापुर भी प्रमुख है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस है ए आदित्य मेहता, बी सौरभ कोठारी, सी यासीन मर्चेंट और डी पंकज आडवाणी। तो दोस्तों याद रखें भारत के पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। दोस्तों याद रखें यह स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों खेल खेलते हैं, साथ ही इसके इन्होंने अभी तक एशियाई खिताबों की कितनी संख्या हो गई? 11 दोनों गेमों में। आगे देखें दोस्तों तो कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल से आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था, और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप भी कोरोना महामारी में 2019 के बाद सीधे 2021 में हुई। आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। तो दोस्तों 2019 में भी आडवाणी ने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था, 2021 में भी जीता, तो लगातार 2 बार हो गया। इसके अलावा उनके नाम 2006 और 2010 में एशियाई खेलों के 2 स्वर्ण पदक भी हैं। तो दोस्तों इन्होंने 2 स्वर्ण पदक कब जीते? 2006 और 2010 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया के शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस है ए नीति आयोग, बी सिडबी,
सी RMI और डी DRDO। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में नीति आयोग ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों और शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है। यह रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, CEO श्री अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। ठीक, तो दोस्तों याद रखें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा भारत का प्रधानमंत्री, मतलब वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। CEO कौन है वर्तमान में? तो श्री अमिताभ कांत। और विशेष सचिव कौन है? तो डॉक्टर के राजेश्वर राव। साथ ही नीति आयोग की अगर हम आगे देखें तो गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को हुआ। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए इराक, बी ईरान, सी इटली और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हाल ही में इटली देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयार प्रतिक्रिया के साथ साथ क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली लाने का प्रयास करता है जहां भारत और इटली दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर जून 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों इस समझौते पर जून 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली है? तो अभी मिली है, हाल ही में। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एक और बहुत ऐतिहासिक समझौता है भारत और इटली के बीच में, जो कई बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए इसको एक्स्ट्रा में यहाँ पर डाला है, रिलेटेबल ना होते हुए भी। तो याद रखें दोस्तों, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1976 में किए गए थे। सांस्कृतिक सहयोग पर हस्ताक्षर कब? भारत और इटली के बीच में 1976 में। नजर डालेंगे दोस्तों हम इटली की तरफ, तो इटली यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी अगर हम सीमाएं देखेंगे तो यहाँ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया से यह स्थलीय सीमा साझा करता है। दोस्तों यहाँ पर हम आगे के जो तथ्य पढ़ेंगे उसमें सार्डिनिया और आपका ये सिसिली द्वीप है, इन सबसे रिलेटेड आगे हम तथ्य जानेंगे। देखते हैं दोस्तों आगे इटली से जुड़े तथ्य। तो इटली की राजधानी रोम है, इटली की मुद्रा यूरो है, इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान में मारियो द्राघी तथा राष्ट्रपति सर्जियो मट्टारेला हैं। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवानिया की सीमा आकर लगती हैं। दोस्तों अब आल्प्स पर्वतमाला की अगर हम मैप पर लोकेशन देखें तो यहाँ पर जो आपके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया की जो यहाँ पर सीमाएं हैं, यह सारी प्राकृतिक आल्प्स पर्वतमाला द्वारा बनाई जाती हैं। तो याद रखें दोस्तों, इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला यहाँ पर स्थित है, जहाँ ये रेड डॉट दिख रही है। आगे देखेंगे दोस्तों हम, तो सिसिली तथा सार्डिनिया जो भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप हैं, इटली के ही अंग हैं। तो दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया था, सिसिली तथा सार्डिनिया द्वीप दिखाए थे मार्क करके, यह दोनों द्वीप किसके? इटली के अंग हैं और किस भूमध्य सागर में स्थित हैं। वेटिकन सिटी तथा सैन मैरिनो इटली के अंतर्गत समाहित दो स्वतंत्र देश हैं। दोस्तों यह दोनों देश छोटे देश हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन इटली के अंतर्गत ही आते हैं। तो कौन कौन से? वेटिकन सिटी तथा सैन मैरिनो। दोस्तों पो और टाइबर, इटली की अगर प्रमुख नदी देखें तो यहाँ की दो नदियां प्रमुख हैं, पो और टाइबर। टाइबर नदी प्रमुख क्यों है? क्योंकि इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, तथा पो नदी जो है इसको इटली की गंगा कहा जाता है। तो इटली की गंगा किस नदी को? पो नदी को कहा जाता है। साथ ही इटली का खुद एक उपनाम है, वह है यूरोप का भारत कहा जाता है। अब दोस्तों याद रखें, इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली की भी अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। साथ ही याद रखें दोस्तों, इटली विश्व का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक देश है। तो दोस्तों अंगूर उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा देश है विश्व का? इटली है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, SCO पीसफुल मिशन 2021
कौन सा संस्करण पश्चिमी रूस में के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए पहला संस्करण, बी तीसरा संस्करण, सी चौथा संस्करण और डी छठा संस्करण। तो दोस्तों याद रखें, एससीओ पीसफुल मिशन 2021 का छठवां संस्करण कहां आयोजित किया गया दोस्तों? तो पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, कहां पर? पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में एससीओ पीसफुल मिशन 2021 का छठवां संस्करण लॉन्च किया गया है। दोस्तों एससीओ पीसफुल मिशन एक बहुपक्षीय और संयुक्त अंतर आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। यह अभ्यास शंघाई सहयोग संगठन मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फुल फॉर्म है जो के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के तहत द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन सदस्य देश हैं? तो अगर इसको हम जूम करके देखते हैं अब यहाँ पर, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चीन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान मतलब ताजिकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान मतलब उज्बेकिस्तान भी इसका पार्ट है, यहाँ किर्गिज रिपब्लिक मतलब किर्गिस्तान, और यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान मतलब कजाकिस्तान, और रशियन फेडरेशन रूस। तो इतने सदस्य हैं किसके? इसके एससीओ के। याद रखना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कौन कौन है? चीन, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तथा कजाकिस्तान और रूस। याद रखना है दोस्तों, 8 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों जिसमें भारत की वायुसेना के 38 कर्मियों सहित 200 कर्मियों के सभी संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों वायुसेना के कितने? 38 सैनिक हैं, बाकी कुल 200 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे एससीओ के पीसफुल मिशन 2021 में। और यह कौन सा संस्करण है? छठवां संस्करण है। कहां आयोजित हुआ है? तो रूस के पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित हुआ है। इसमें कितने? 8 देश भाग लेते हैं। 8 के नाम आपको बताए गए, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए शेफाली जुनेजा, बी इंदिरा नुई, सी संजना सेन और डी कमला हैरिस। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में शेफाली जुनेजा को महिला अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों वे इस पद पर कार्यरत होने वाली पहली महिला हैं तथा वे इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली भी पहली महिला यही है। कौन? शेफाली जुनेजा। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष शेफाली जुनेजा तथा अंतरराष्ट्रीय नागरिक संगठन उड्डयन संगठन विमानिक सुरक्षा समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो शेफाली जुनेजा है। जुनेजा 2019 से आईसीएओ की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के 1992 बैच की अधिकारी जुनेजा ने आईसीएओ में शामिल होने से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों इन्होंने कहा? पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है, फिर यह आईसीएओ में भी शामिल रही हैं और इसके बाद अब यह इसकी अध्यक्ष बन गई है। याद रखना है दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, तो आईसीएओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो हवाई परिवहन में उनकी कूटनीति और सहयोग का समर्थन करने के लिए 193 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित और निर्देशित है। तो दोस्तों याद रखें, आईसीएओ मतलब अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 193। इसकी पहली महिला अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शेफाली जुनेजा। याद रखना है। देखते हैं आज का आगे क्या हम वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज का पहला वन लाइनर है कि हाल ही में संसद टीवी को नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों आज का वन लाइनर, जो हमने स्किप किया है एक दिन के क्लास के गैप में, उसको कवर करने के लिए 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो इन 6 पॉइंट्स को यहाँ पर वन लाइनर में दिया गया है, याद रखिए। हाल ही में एआई पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखें, एआई पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अलीगढ़ में पीएम मोदी ने राजा
महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है दोस्तों? तो अलीगढ़ में। और किसने रखी है? तो पीएम मोदी ने। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस ऐप पर लॉन्च किया है? टेलीग्राम पर। और आगे देखें तो मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में मुनु महावर को नियुक्त किया गया है। मुनु महावर को उच्चायुक्त कहाँ? मालदीव में। और मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त कौन? तो मुनु महावर। इस तरह से याद रखें, एक दूसरे से रिलेट करके। मां से मालदीव, मां से मुनु महावर, याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए लगभग $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे बनता है कि $1.2 बिलियन की अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किस देश के लिए सहायता की घोषणा की गई? तो अफगानिस्तान। या फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए लगभग कितने डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट यूजफुल लगा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जरूरी है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि हाँ, मेरा डेडिकेशन कभी कम ना हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी, आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक आखिरी बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।